दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 514 नंबर का लेक्चर है। अगर आज की क्लास को देखी जाए तो केमिस्ट्री का आज हमारा 9वें नंबर का लेक्चर है। 506 नंबर से दोस्तों हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था और आज हमारा केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का आज हमारा 9वां लेक्चर है। सवालों की बात किया जाए तो पूरे 15,391 से लेके 420 तक के सवालों को कवर कर रहे हैं। तो 15,420 सवाल एग्जैक्ट आज की क्लास में आपके तैयार हो जाएंगे। जो हमने टॉपिक चूज किया दोस्तों, हम लोग आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल पे चर्चा कर रहे थे और आज हम समूह 15 और 16 के तत्वों से संबंधित बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन्हीं सभी सवालों का उत्तर आज हमें अपनी क्लास में मिलने वाला है, ठीक है। और सुपर सेलिंग बैच की बात किया जाए तो हिंदी का बैच तो दोस्तों हमारा सुपर सेलिंग बैच है, लेकिन जीएस में भी दोस्तों एक बैच हमारा लॉन्च हुआ है, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है। बहुत गजब का बैच है। एक बार आप जीएस पढ़ के देखो, आपको मोहब्बत हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इतना बढ़िया क्लास यहाँ पे चल रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज बैच मत खरीदो, लेकिन कम से कम डेमो एक बार देख लो आकर के। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लो और कम से कम एक बार डेमो तो देख लो। डेमो देख लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि क्लास परचेज करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। तो सवाल दे रहा है कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, विस्मत हो गया, ये सब किस समूह के तत्व हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ये सभी आते हैं समूह 15 में। किसमें आते हैं दोस्तों? ये सब समूह 15 के तत्व हैं। अच्छा, समूह तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एसपीडीएफ वाला दोस्तों ग्रुप पूछ दिया तब क्या बताएंगे? यहां समूह 15 तो अपनी जगह है कि समूह 15 में आते हैं, ग्रुप 15 में आते हैं, लेकिन अगर एसपीडीएफ में पूछ दिया तो तब दोस्तों याद रखेगा ये पी वाले ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। अगर वहां पूछेगा ब्लॉक में किस ब्लॉक में आते हैं, यही सवाल पूछ दे कि यही सारे तत्व ये किस ब्लॉक में हैं, तो याद रखेगा पी ब्लॉक में आते हैं, या आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों इनको नाइट्रोजन परिवार का सदस्य कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन परिवार का सदस्य भी दोस्तों कहा जाता है। ये समूह 15 में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, इनको नाइट्रोजन परिवार का सदस्य कहते हैं। नाइट्रोजन इनमें सर्वे सर्वा है, ठीक है, प्रधान भूमिका निभाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। अगला दे रहा है कौन सा तत्व समूह 15 परिवार का पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सतह की बात कर रहा है। अब नाइट्रोजन देख के बच्चे के मन में आने लगा सर नाइट्रोजन, अरे भाई नाइट्रोजन वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व है दोस्तों, जो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा वायुमंडल में 78% दोस्तों क्या पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन है। कहीं आप नाइट्रोजन मत जवाब दे दीजिएगा, ऐसे सवालों में लोग नाइट्रोजन ही जवाब दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये पृथ्वी पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ पढ़ो, पृथ्वी के सतह पर कौन सा पाया जाता है? तो सतह पे नाइट्रोजन नहीं मिलता है। सतह पे क्या मिलता है? वो भी एक कंडीशन दे रहा है कि समूह 15 में ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। समूह 15 का कौन सा तत्व मिलता है? तो समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत, इन सभी में याद रखेगा जो फास्फोरस है, ठीक है, जो फास्फोरस है दोस्तों, यही पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है? तत्व है। वो भी समूह 15 के अंतर्गत जो आता है, मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। कह रहा है कौन सा तत्व सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का एक आवश्यक तत्व है? तो फास्फोरस ही, ठीक है। फास्फोरस हमारे शरीर में भी पाया जाता है, ठीक है। फास्फोरस जो है हमारे शरीर में भी पाया जाता है। अच्छा, हमारे शरीर में फास्फोरस करता क्या दोस्तों? ठीक है, तो शरीर में हड्डियों में दोस्तों फास्फोरस होता है, ठीक है, हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। ये फास्फोरस दोस्तों कहां है? ये हमारी हड्डियों में पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीज, ठीक है। और फास्फोरस खास करके डीएनए या कोशिका झिल्ली के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो एक तो डीएनए में दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, दूसरी कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली को याद रखेंगे, ठीक है, इसको बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये फास्फोरस की चर्चा हम कर रहे हैं। समूह 15 के अंतर्गत दोस्तों फास्फोरस आता है। फास्फोरस को पी से डिनोट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए,
ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है, इसको यहां से अलग कीजिए। ये सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये लिखना चाहिए कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में ये फास्फोरस ही पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस ही पाया जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा हड्डियों और दांत में, ठीक है, हड्डियों प्लस दांत में क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम भी पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम इस गुट का है नहीं, इस वजह से दोस्तों यहां पर कैल्शियम जवाब नहीं देंगे, कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर का सबसे कठोर जो है अंग दांत है, और दांत में इनेमल दांत जो है दोस्तों सबसे ज्यादा कठोर उसी को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग होता है, ठीक है, दिया सलाई बोले तो माचिस बनाने में, ठीक है, दिया सलाई का तात्पर्य क्या दोस्तों, माचिस जानते हैं ना, माचिस, ठीक है, माचिस बनाने में दोस्तों किसका यूज करते हैं, लाल फास्फोरस का। फास्फोरस भी कई वैरायटी का होता है, जिसमें से लाल फास्फोरस का इस्तेमाल हम दिया सलाई बनाने में करते हैं, ये आप याद रखेंगे, लाल फास्फोरस, ठीक है। या फिर एक और चीज पूछ देता परीक्षा में, लकड़ी दोस्तों किसकी यूज, दिया सलाई बनाने में जो लकड़ी होती है, ठीक है, माचिस की तीली जो है दोस्तों, माचिस की तीली, ठीक है, यह किस लकड़ी की दोस्तों होती है, कौन सी लकड़ी होती है, तो याद रखिएगा यह चीड़ की लकड़ी होती है। किसकी होती है दोस्तों, चीड़ की लकड़ी जो होती है दोस्तों, उसी से यह माचिस की तीली तैयार किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, बाकी लाल फास्फोरस दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला दे रहा है किस प्रकार के फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है, ठीक है। चूहे मारने की दवा बनाने में क्या लाल फास्फोरस का यूज करते हैं, नहीं, यहां सफेद फास्फोरस का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, फास्फोरस में ही सफेद फास्फोरस होता है, सफेद फास्फोरस का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्तों, तो चूहे मारने की दवा बनाने में दोस्तों सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और इतना ही नहीं, इससे बहुत कुछ होता है, जैसे चूहे मारने की दवा भी दोस्तों इसी से बनती है, सफेद फास्फोरस से, प्लस उर्वरक में भी दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक यानी खाद बनाने में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है, सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। आग लगने वाला जो बम होता है उसमें, ठीक है, आग वाला बम, ठीक है, आग वाला जो बम होता है उसमें दोस्तों इसी सफेद फास्फोरस का यूज होता है। ट्रेसर बुलेट का नाम सुना होगा आपने, ट्रेसर बुलेट का नाम सुना होगा, इसमें भी दोस्तों यही सफेद फास्फोरस का ही यूज किया जाता है, ठीक है। स्मोक स्क्रीन वगैरह हो गया, धुआं, ठीक है, स्मोक स्क्रीन वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें भी आदि कर लीजिए, इन सभी चीजों में दोस्तों सफेद फास्फोरस का ही इस्तेमाल किया जाता है। लाल फास्फोरस केवल माचिस की तीली में आपको मिलेगा, ठीक है, माचिस जलाने में, ठीक है, लाल फास्फोरस वहां मिलेगा, बाकी इन सब का जवाब सफेद फास्फोरस हो जाएगा। करेक्ट, कौन सा तत्व सभी विस्फोटक पदार्थों का आवश्यक तत्व है, यानी कोई भी विस्फोटक लेंगे, सभी विस्फोटक में आवश्यक तत्व क्या है, फास्फोरस करें या नाइट्रोजन करें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन सभी को होता है। तो सबसे आवश्यक तत्व नाइट्रोजन है, ठीक है, सबसे आवश्यक तत्व क्या दोस्तों, नाइट्रोजन का अच्छा परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन होता है 6 नंबर पे और नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, याद रखेंगे। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है और नाइट्रोजन विस्फोटक बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व में गिना जाता है, ठीक है, सबसे आवश्यक तत्व में गिना जाता है। किस तत्व से यूरिया और अन्य उर्वरक बनाए जाते हैं, ठीक है, यूरिया भी बनता है और अन्य उर्वरक खाद, जो रासायनिक उर्वरक यानी क्या है, रासायनिक खाद, ठीक है, अन्य जो रासायनिक खाद है वो दोस्तों इससे बनाए जाते हैं। तो आपका पुनः जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन से ही दोस्तों ये सब बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन से ही बनता है। अभी जो अमोनिया लिखा है दोस्तों, ये जो अमोनिया देख लीजिए, ठीक है, सीधा इसका एग्जांपल देख लीजिए। अमोनिया को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, NH3 बोलते हैं, ठीक है, NH3। यहां नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो आपको सीधा दिख रहा है इसमें भी नाइट्रोजन है। तो जितने भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक होते हैं आप उसके बोरी पे देख लीजिए, सीधा आपको नाइट्रोजन लिखा होता है उस पे, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। करा फास्फोरस ब्रांज, ठीक है,
फास्फोरस ब्रांज ये किन तत्वों की मिश्र धातु है? तो सिंपल सी बात है, नाम फास्फोरस ब्रांज है तो फास्फोरस तो पक्का होगा। यहाँ पे फास्फोरस के साथ थोड़ा सा टीन मिला दीजिए, ठीक है, क्या करिए, और तांबा मिला दीजिए। क्या क्या? तांबा, तांबा प्लस टीन प्लस थोड़ी मात्रा में फास्फोरस, ठीक है, थोड़ी मात्रा में फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। ये तीनों को दोस्तों अगर मिला लिया जाए तो इसी से क्या बन जाएगा? फास्फोरस ब्रांज बन जाएगा, ठीक है। ब्रांज कैसे बनता है? अगर हम केवल ब्रांज की बात करें, ठीक है, तो ब्रांज यानी कांसा, अरे तांबा और टीन मिलाकर ही तो ब्रांज बनता है। यहां पे जो शब्द दिया है ब्रांज, बच्चा सोचता होगा सर आपको कैसे याद होता है? अरे ब्रांज का मतलब क्या होता है? कांसा होता है। और कांसा कैसे तैयार होता है? तो तांबा और टीन से तैयार होता है। तांबा प्लस टीन को मिलाकर के ब्रॉन्ज तैयार किया जाता है। ब्रॉन्ज आप सुनते होंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तांबा का मेडल नहीं बढ़ता है, मेडल सिल्वर होता है, गोल्ड होता है यानी स्वर्ण पदक होता है, सिल्वर मेडल होता है यानी रजत पदक होता है, रजत यानी चांदी, और ब्रॉन्ज मेडल होता है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक, कांस्य यानी कांसा, और कांसा बनता है तांबा टीन से। तो यहां ब्रॉन्ज शब्द लिखा हुआ है तो तांबा टीन तो लिख ही लीजिए, और फास्फोरस ब्रॉन्ज है तो उसी के साथ थोड़ी मात्रा में फास्फोरस मिला देंगे तो फास्फोरस ब्रॉन्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, कर फास्फोरस के 5 अपरूप पाए जाते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? अपरूप मतलब सीधा सीधा समझ जाइए, इसके 5 अलग अलग टाइप हैं, वो आपको लिखना है। तो सबसे आसान तो होता है सर लाल फास्फोरस, सबसे आसान क्या है? लाल फास्फोरस। दूसरा है सफेद फास्फोरस। ये 2 फास्फोरस के अपरूप तो हमने अभी अपनी क्लास में पढ़ा, ठीक है, लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस 2 पढ़ा। याद रखेगा सफेद को ही पीला फास्फोरस कहा जाता है, तो पीला कोई अलग से नहीं याद करना है, ठीक है। याद रखेगा सफेद को ही क्या कहते हैं? पीला फास्फोरस भी कहते हैं, तो इसको इसी में जोड़कर लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बैगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस, ठीक है, तीसरे नंबर पर लिखेगा बैगनी फास्फोरस, ठीक है, बैगनी फास्फोरस। चौथे नंबर पर लिखिएगा काला फास्फोरस, ठीक है, काला फास्फोरस, ठीक है, काला फास्फोरस, ठीक है। कितना हो गया? लाल, सफेद, सफेद पीला एक ही है, बैगनी और काला, और अंतिम में लिख लीजिएगा सिंदूरी फास्फोरस, ये अलग हो गया, सिंदूरी फास्फोरस, ठीक है, सिंदूरी सिंदूर के रंग का, ठीक है। तो सिंदूरी फास्फोरस हो गया, ठीक है, सिंदूरी फास्फोरस हो गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, सिंदूरी फास्फोरस, ठीक है। ये 5 प्रकार के फास्फोरस होते हैं। सफेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहा जाता है। परीक्षा में इतने बार पूछा कि एग्जामिनर ये 5 टाइप का पूछना भूल गया, वो बार बार वहीं से सवाल बना देता है। बच्चा सोचता दोनों 2 कलर होगा, ठीक है, नहीं, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। देखिए मेरा काम ये है, ये आप दिलाना कि कहां गलती नहीं करनी है, सवाल कहां कैसे बनता है, मेरा काम सिर्फ इतना है, बाकी सब आपका ही काम है, ठीक है। याद करना, कह कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील होता है? वैसे तो देखा जाए तो सभी के सभी फास्फोरस क्रियाशील होते हैं, लेकिन इन 5 में सबसे ज्यादा क्रियाशील दोस्तों कौन है? तो बच्चा सोचेगा माचिस मार दो, माचिस मारने पे दोस्तों आग जल जाती है, तो सोचेगा लाल फास्फोरस को कर लेते, ना ना ना, अरे सफेद से तो बम बनता है, पीछे पढ़ा था आपने बम, तो भैया माचिस से ज्यादा खतरनाक तो बम है, तो सीधे आप सफेद फास्फोरस कहिए या पीला फास्फोरस कहिए, ठीक है, सफेद या पीला फास्फोरस याद रखेगा, ये सबसे ज्यादा दोस्तों क्रियाशील होता है, ये आप याद रखेंगे। लोग क्या करते हैं, लोग लाल फास्फोरस कहते हैं, लेकिन यही सही है, ठीक है। ये इतना खतरनाक होता है कि हवा के संपर्क में आग आ जाए तो आग लग जाएगा, बस संपर्क में आते ही, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, ठीक है। लिखिएगा सफेद या पीला फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही, हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है, ठीक है, जल उठता है, अतः इसे द्रव में रखा जाता है, द्रव में रखा जाता है, ठीक है, द्रव में रखा जाता है, ये आप याद रखें। और द्रव में भी दोस्तों कहां पर? तो अक्सर करके हम लोग पढ़ते हैं पानी में, ठीक है, द्रव यानी पानी में रखा जाता है दोस्तों इसको, ठीक है, तब दोस्तों ये बचता है, नहीं तो अगर जैसे हवा के संपर्क में आएगा तुरंत जल जाएगा, ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है। माचिस में आग नहीं लगता है ना, उसको पहले आप घीसते हो,
तब जाके आग, जब तक नहीं घिसोगे तब तक आग नहीं लगेगा। बात को समझना। तो ये चीजें दोस्तों यहां से कनेक्टेड है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल, करा समूह 15 के किस तत्व का प्रयोग विस्फोटकों, ठीक है, धूम्रपट या पटाखे बनाने में किया जाता है? थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, सफेद या पीला फास्फोरस, ठीक है, सफेद या पीला फास्फोरस, ये फास्फोरस के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों विस्फोटकों में भी होता है, धूम्रपट में होता है, या फिर पटाखे बनाने में वगैरह होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल दे रहा है फास्फोरस की खोज का श्रेय, ठीक है, ये फास्फोरस ढूंढा किसने, ठीक है, किसने, किस जर्मन वैज्ञानिक ने ढूंढा था, ये आपको बताना। तो पहले तो यहां लिखी गया कि वैज्ञानिक जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इनका नाम था हेनिंग ब्रैट। क्या नाम था दोस्तों? इनका नाम था हेनिंग ब्रैट, ठीक है, क्या नाम था? हेनिंग ब्रैट इनका नाम था। और आपको बताऊंगा ना, फास्फोरस के खोजने की कहानी बड़ी इतर है, ठीक है। फास्फोरस को ढूंढा जा रहा था शरीर के अंदर से, और मानव मूत्र से परीक्षण किया जा रहा था, गलती से फास्फोरस का पता चल गया। कभी कभी आविष्कार ऐसे होते हैं जो जानबूझकर नहीं किए जाते हैं, गलतियों से पैदा हो जाते हैं। तो फास्फोरस गलती से खोज दिया गया हेनिंग ब्रैट के द्वारा। ये मूत्र परीक्षण कर रहे थे, ठीक है, मूत्र परीक्षण कर रहे थे, और मूत्र परीक्षण के दौरान इन्होंने गलती से आविष्कार कर दिया, ठीक है, गलती से खोज दिया, ठीक है, जानबूझ के नहीं खोजा था, इन्होंने गलती से खोज दिया था हेनिंग ब्रैट, ठीक है। और ये सवाल आता परीक्षा में कि बताइए समूह 15 को कौन सा तत्व जो गलती से ढूंढ दिया गया, तो ये सवाल आता है भाई, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, समूह 15 का कौन सा तत्व मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में दोस्तों पाया जाता है? वो कौन सा तत्व जो दोनों, अब बच्चा सोचेगा फास्फोरस, अरे कहां संयुक्त कहां मुक्त पाया जाता है, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगा, नाइट्रोजन है। बच्चा फास्फोरस जवाब देता है, लेकिन आप याद रखेंगे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मुक्त रूप से भी पाया जाता है और नाइट्रोजन संयुक्त रूप से भी पाया जाता है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक कि कुछ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो मिट्टी में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। दलहनी फसलों को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला दे रहा है कि नाइट्रोजन का खोज दोस्तों किस स्कॉटिश वैज्ञानिक ने किया था? स्कॉटलैंड के एक रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे दोस्तों? यह स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन की खोज किया था। ये कौन थे दोस्तों? इनका नाम था डैनियल रदरफोर्ड। नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है, डैनियल रदरफोर्ड ने दोस्तों नाइट्रोजन की खोज किया था, और हेनिंग ब्रैट ने दोस्तों फास्फोरस की खोज किया था। ये सभी तथ्य आप याद रखिएगा, ध्यान देंगे। अभी तक मैंने आपको कुल 7 विषय पढ़ा दिया है, हमारा 8वां विषय। 7 विषय में क्या क्या पढ़ाया? 7 विषय में पूरा प्राचीन इतिहास आपको पढ़ा दिया हूं, पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ा दिया हूं, और पूरा आधुनिक भारत का इतिहास है। ये तीनों चीजें दोस्तों इतिहास में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा के खत्म कर दिया, कहीं कुछ नहीं बचा है। आप शुरुआत से देखेंगे सीरीज को तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी तरह से भारतीय संविधान आपको पढ़ा दिया, इसी तरह से विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, इसी तरह से भारत का भूगोल पढ़ा दिया, और अंतिम में मैंने फिजिक्स भी पूरा पढ़ा दिया। अब जाकर हमारा केमिस्ट्री का नंबर है। तो केमिस्ट्री जो हमारा विषय है, ये हमारा 8वां विषय है। 7 विषय तो मैं पढ़ा के समाप्त कर दिया। पहले मैं पढ़ाता था कहीं से कुछ भी पढ़ाता था, फिर लगा नहीं ऐसे नहीं पढ़ाना है, कम से कम एक सीक्वेंस से पढ़ाओ कि बच्चों को पता चले कि हाँ नितिन सर ने इतना पढ़ा दिया। जैसे आज की क्लास देखेंगे, पसंद आएगा तो आपको लगेगा ना, अरे यार ये तो 514 क्लास हो चुका है, हमें जाके पीछे देखना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी लगे आप जाके वीडियो देख लो, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। कई बार बच्चा कमेंट करता है सर किस क्लास के लिए? अरे भाई हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं। भारत का कोई भी एग्जाम देंगे, अगर सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। सवाल जब भी चैप्टर से घूम फिर कर बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, बस अंतर क्या है, वहां 4 ऑप्शन मिलेगा, मेरे यहां कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैं सीधे सवाल का जवाब देता हूं। अच्छा 4 ऑप्शन में भी यार एक ऑप्शन ही सही होगा, 3 तो गलत होगा। तो आप मुझसे ये जानना चाह रहे हो कि सर 3 गलत ऑप्शन आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आपको पढ़ना है 3 गलत ऑप्शन, सही ऑप्शन बता रहा हूं ना। अरे सही उत्तर जो होगा वो होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही वहां भी लिखा होगा, तो सही उत्तर तो मैं दे ही रहा हूं। 3 गलत नितिन सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे इसको मुद्दा मत बनाओ,
लोग बेवकूफ बना रहे हैं आपको, आपका समय जाया जा रहा है, उसको बचाओ और ढंग के जगह खर्च करो, ठीक है। अच्छे से आओ, समझो। 500 क्लास अब तक दे चुका हूं, आज ही की क्लास देख लो। आज की क्लास 514 नंबर की क्लास है, तो 500 प्लस हुआ ना। मैं कर रहा हूं 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा चुका हूं। 15,420 हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। 15,420 सवाल कंप्लीट होने वाले हैं। आप आइए, स्टडी 91 एजुकेशन प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब पर, उसे सर्च कीजिए और जुड़ जाइए और तुरंत जो है तैयारी शुरू कीजिए। चलिए, करा वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में किस अवस्था में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि वायुमंडल में 78% दोस्तों क्या है, नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना दोस्तों, तो केवल 21% दोस्तों ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है, 21% दोस्तों ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, मैं जानना चाहता हूं, मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, केवल ये बताइए। तो याद रखेगा, यहां नाइट्रोजन जो है यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त माने होता है किसी के साथ जुड़ा होना, जैसे अमोनिया भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन वो बधा होता है। वहां नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ बधा है, तब जाके वो अमोनिया बना है। तो वहां मुक्त अवस्था में नहीं है, वहां संयुक्त अवस्था में है। लेकिन वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, यह मुक्त अवस्था में होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कौन सी गैस हाइड्रोजन से क्रिया करके, ध्यान दीजिएगा, कौन सी गैस हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया देती है, यह नाइट्रोजन ही है, ठीक है। नाइट्रोजन ही है दोस्तों, क्योंकि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, और ये बनता किससे दोस्तों, तो नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। तो क्रिया करने के लिए अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से क्रिया करेगा तभी दोस्तों ये जो है अमोनिया पैदा होगा, नहीं तो कैसे पैदा होगा, रिएक्शन जरूरी है ना, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। आगे देखिए, करा कौन सी गैस प्रकृति में अमोनियम क्लोराइड के रूप में पाई जाती है, ठीक है। करा कौन सा गैस ऐसा है जो हमारी इस प्रकृति में अमोनियम क्लोराइड के रूप में दोस्तों पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया, NH4, ठीक है। अब NH3 नहीं होगा, NH4 हो जाता है, ठीक है। NH3 अमोनिया होता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा बहुत कंफ्यूजन में होता है, यहां भी सोचता है NH3Cl कर दे, नहीं। अमोनिया के लिए क्या फार्मूला होता है, NH3 होता है, जबकि अमोनियम क्लोराइड हो जाता है तो यह NH4Cl हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, NH4Cl। और यहां पर यह किस रूप में पाया जाता है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में यह अमोनिया के रूप में होता है, ठीक है। अमोनिया होगा, ठीक है, तभी तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, कि बिना अमोनिया के अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो समझिएगा बात को, बहुत आसान सा सवाल है, बस पूछने का तरीका ऐसा है कि आपको लगे कि कोई बहुत कठिन प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है। अमोनियम क्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, अमोनियम क्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो हमने तो लिख दिया था NH4Cl, ठीक है। NH4 ये तो रासायनिक नाम हो गया, यह क्या हो गया दोस्तों, यह इसका रासायनिक सूत्र हो गया, नाम भी नहीं, यह इसका रासायनिक सूत्र, ये नहीं पूछ रहा है। इसको आमतौर पे क्या बोलते हैं, इसको नौसादर कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, इसको नौसादर कहा जाता है। तो कहीं भी नौसादर लिखा हो तो आप समझिएगा कि अमोनियम क्लोराइड ही पूछ रहा है। या एक नाम और मिलता है साल्मियाक, क्या नाम मिलता है इसका एक नाम और मिलता है साल्मियाक नाम मिलता है। या एक नाम और मिलता है दोस्तों साल अमोनियाक, क्या मिलता है, साल अमोनियाक, ठीक है। चाहे साल्मियाक कहिए, साल्मियाक या साल अमोनियाक कहिए, ये दोस्तों इसका नाम मिलता है। वैसे ज्यादातर जो प्रचलन में है वो नौसादर है, ठीक है। तो नौसादर याद रखिए, NH4Cl याद रखिए, बाकी कहने को ये भी याद रखिए, क्या पता परीक्षा में जो है पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है कि नौसादर के अलावा अमोनिया किस रूप में दोस्तों प्रकृति में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए अमोनिया जो है दोस्तों, अमोनिया ये NH3 तो है ही है, ठीक है। NH3 तो अमोनिया कहते हैं। नौसादर बोल देगा तो अमोनियम क्लोराइड बोल दिया, नौसादर बोल दिया तो ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। और अमोनियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, NH4Cl हो गया, ठीक है। कर नौसादर के अलावा इस वायुमंडल में अमोनिया और किस रूप में पाया जाता है, सल्फेट के रूप में। प्रकृति में अमोनिया अमोनियम सल्फेट के रूप में पाई जाती है, ठीक है। किस रूप में, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब आपके मन में एक नया सवाल आ गया,
सर अमोनियम सल्फेट के रूप में पाई जाती है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सर ये बता दीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं, देखिए NH4 तो कॉमन है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। NH4 रखिएगा, बाहर लगाइएगा 2 और सल्फेट के लिए SO4 लगाइएगा। ठीक है, तो लिखिएगा NH4 और ब्रैकेट बंद करके बाहर लिखिएगा 2 और तब लिखिएगा SO4। ठीक है, अब ये बन गया अमोनियम सल्फेट। ये आप ये थोड़ा सा कठिन बन रहा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते किसी चीज से। ठीक है, अच्छे से समझते चलिए। कह कौन सी गैस अधिक मात्रा में सूंघने पर, ठीक है, क्या कह रहा, अधिक मात्रा में सूंघने पर घातक हो सकता है, तो कौन सी गैस है दोस्तों, वह गैस है अमोनिया। अगर अमोनिया कोई बच्चा ज्यादा मात्रा में सूंघ लेता है, ठीक है, तब दोस्तों वह विषैली गैस होती, घातक हो सकता है, वो चल बसेगा बेचारा। ठीक है, गैस में और भी गैस हैं, जैसे हम यहां अमोनिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समूह 15 पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, समूह 15 के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वरना कहने को हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते थे। हम कार्बन मोनोऑक्साइड को तो दम घोटू गैस कहते ही हैं। ठीक है, याद रखेगा CO किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और विश्वास कीजिएगा इसे कहते हैं दम घोटू गैस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दम घोटू गैस। ठीक है, ये इससे दम घुट जाता है, और कई बार आप देखते होंगे कि आग लगने की वजह से व्यक्ति झुलस कर नहीं मरा। ठीक है, केवल आग के धुएं से दोस्तों मर गया, क्योंकि वहां होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसकी वजह से दोस्तों व्यक्ति का देहांत हो जाता है। करा कौन सी गैस कृत्रिम रेशम, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम रेशम, आंसू गैस या फिर विस्फोटक आदि बनाने में प्रयोग की जाती है। आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं भीड़ वगैरह को हटाने के लिए। ठीक है, आपने सुना होगा आंसू गैस के गोले क्यों दागे जाते हैं। कभी कभी आंसू गैस, देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा कहीं पर मान लीजिए कोई वो चल रहा हो, अनशन वगैरह चल रहा हो, कोई आंदोलन चल रहा हो, बहुत भीड़ चल रही हो, और पुलिस जो है बल प्रयोग करती है और बल प्रयोग से नहीं हटता, तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ये क्या होती है, बड़ा खतरनाक होती है, मतलब शरीर में फफोले वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति दोस्तों वहां से भागता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अमोनिया ही होता है। ठीक है, इन सब में दोस्तों अमोनिया होता है। ठीक है, इन सब में क्या होता है, अमोनिया होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, करा समूह 16 पे आ जाइए। अब समूह 15 को छोड़ करके 16 पे आ जाइए। समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है। जिस तरह से समूह 15 के तत्व थे, समूह 15 के तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार बुलाते थे। ठीक है, हम इसे क्या कहते थे, हम इसे नाइट्रोजन परिवार का सदस्य कहते थे। उसी तरह से सवाल करा कि समूह 16 के तत्वों को दोस्तों क्या कहा जाता है, इनको ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको ऑक्सीजन परिवार का तत्व दोस्तों कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 और 16 दोनों को दोस्तों आप अपनी भाषाओं में याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। करा ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन तो है ही है, इसके अलावा सल्फर पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है। लिखिएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाम सुना है सेलेनियम का। ये सब दोस्तों एक ही ग्रुप में आते हैं समूह 16 में। ठीक है, या फिर टेल्यूरियम। ठीक है, बच्चे सोचेंगे सर टेल्यूरियम, ये टी से दोस्तों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं सुना होगा। पोलोनियम, और कोई बचा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और एक और लिख लीजिएगा लीवर मोलिरियम, ऐसे करके कुछ है, ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा सा नाम है, ऐसे ही कुछ नाम है। ठीक है, उसको एक बार आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मेन मुख्य रूप से आदि कर देता हूं, आदि। ठीक है, ये सारे तत्व दोस्तों ये ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा किस अम्ल को गंधक का अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंधक का अम्ल। तो याद रखेगा, पहले समझिए गंधक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले समझिए गंधक किसे कहते हैं। गंधक कहा जाता है सल्फर को। गंधक किसे कहते हैं, गंधक कहा जाता है सल्फर को। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है गंधक का अम्ल। ठीक है, सवाल क्या है दोस्तों, सवाल है गंधक का अम्ल दोस्तों किसे कहते हैं। तो इसी सल्फर से बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है,
H2SO4, H2SO4 ये क्या बन गया दोस्तों? ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। यही गंधक का अम्ल है। ध्यान दीजिएगा, गंधक अलग है। H2SO4 को गंधक नहीं कहते हैं, उसे गंधक का अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चा गलती करता है, आप न कीजिएगा। आपको मैंने पढ़ा दिया, अब नहीं करना आपसे। गंधक सल्फर को कहते हैं, जबकि गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है H2SO4। बहुत खतरनाक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा वायुमंडल के ऊपरी भाग में पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी किरणों मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रभाव से कौन सी गैस बनती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रभाव से कौन सी गैस बनती है? O3, ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस। ओजोन गैस के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यहां ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 बोलते हैं ना, उसी तरह से ओजोन के लिए O3 हो जाता है। वायुमंडल में किस तत्व के ऑक्साइडों के कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा के लिए सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फर के अम्ल दोस्तों जरूरी होते हैं, तभी दोस्तों ये अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो सल्फर लिख लीजिए दोस्तों। सल्फर को यस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। क्या होता है दोस्तों? इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और अम्ल वर्षा की वजह से दोस्तों होता क्या है? देखिए अम्ल कैसे, ये सल्फर के अणु वहां तक कैसे पहुंच जाते हैं? धुआं वगैरह हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो वायुमंडल में जाके इसके अणु फैल जाते हैं। जब बारिश होती है तो उसके पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। तभी लोग कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो सल्फर के अणु जब हाथ पे गिरते हैं तो कभी कभी रिएक्शन कर जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, ये कारण होता है दोस्तों। और इसी के कारण दोस्तों याद रखिएगा, इसी के कारण ताजमहल का रंग भी पीला पड़ गया। ठीक है, ताजमहल का रंग क्या हो गया दोस्तों? सफेद से धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। वहां आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं आगरा में, उनकी वजह से दोस्तों सल्फर के अणु आसमान में चले जाते हैं और बाद में जब नीचे आते हैं तो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि कौन सी गैस विरंजक का कार्य करती है? ठीक है, विरंजक यानी जानते हैं? रंग उड़ा देना। विरंजक यानी रंग उड़ा देना। ठीक है, करा कौन सी गैस ऐसी है जो विरंजक का कार्य करती है, जो रंग उड़ा देने का कार्य करती है? यह है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? SO2 कहा जाता है। डाइऑक्साइड जहां भी लगेगा ये SO2 हो जाता है, याद रखेंगे। करा किस तत्व का प्रयोग उर्वरकों और विस्फोटकों को बनाने में किया जाता है? तो उर्वरक बनाने में दोस्तों और विस्फोटक बनाने में नाइट्रोजन का प्रयोग आपने सीखा था। ठीक है, नाइट्रोजन से उर्वरक भी बनता है और नाइट्रोजन से विस्फोटक के लिए तो नाइट्रोजन अनिवार्य तत्व माना जाता है। लेकिन समूह 16 में क्या लेना देना नाइट्रोजन का? ये तो समूह 15 का तत्व भैया। ठीक है, ये कहां का है? ये समूह 15 का तत्व है। यदि आपसे एग्जाम में कहे कि यही दोनों काम समूह 16 का तत्व भी करता है, ठीक है, तब आप क्या बताएंगे? बताइए। इस बार आपको समूह 16 का कोई ऐसा तत्व बताना है जो यही कार्य करता हो। ठीक है, तो समूह 16 में ऐसा तत्व बताइए जो उर्वरक के लिए आवश्यक हो और जो विस्फोटक के रूप में भी दोस्तों इस्तेमाल किया जाता हो। वो है सल्फर। वो क्या है दोस्तों? वो है सल्फर। क्या है? सल्फर। तो जैसा काम नाइट्रोजन करता है वैसा ही काम दोस्तों ये सल्फर भी करता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 15 वाले में था, ये 16 वाले में है, दोनों में अंतर है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा ऑक्सीजन का कौन सा अपरूप एक प्रतिचुंबकीय गैस है? ऑक्सीजन का ही अपरूप है लेकिन वो प्रतिचुंबकीय गैस है। ये कौन है दोस्तों? ओजोन। ऑक्सीजन का यही रूप है। अच्छा, एक चीज यहां बता दूं मैं, ऑक्सीजन के लिए दोस्तों O होता है। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो O नहीं होता, वो O2 होता है। ठीक है, एक चीज। और जो ये ओजोन दे रहा है ये O3 होता है, ये आप याद रखेंगे। तो O3 जो दोस्तों ये प्रतिचुंबकीय गैस है। ठीक है, O3 को प्रतिचुंबकीय गैस के रूप में जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन का ही अपर रूप है और प्रतिचुंबकीय गैस के रूप में दोस्तों यह व्यवहार करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे।
आप एक चीज और याद रखिए, यदि आप हमारे डेमो क्लास को देखना चाहते हैं तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के, स्टडी 91 ऑफिशियल, हमारी एक फोटो लगी होगी बीच में, ये इसका पहचान है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसी पर अब हमारी सारी क्लास चलती है और डेमो जाकर देखिए। मैंने हर बैच में दोस्तों डेमो दिया है। आप फ्री में भी पढ़ना चाह रहे हैं या डेमो जाके देखो। हम कह रहे हैं अगर 10-5 लेक्चर भी डेमो के हैं ना, 5 लेक्चर तो फ्री में पढ़ लोगे। बताओ, कुछ नहीं से अच्छा है, कुछ तो नया मिलेगा सीखने को। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एक बार जाके डेमो में जाओ, 2-4-10 जो भी लेक्चर दिए अलग अलग बैच में डेमो, आप जाके देखो, संतुष्ट हो जाओ तब क्लास परचेज करो। नहीं संतुष्टि मिलती है कोई बात नहीं। मैं कभी, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, एक से बढ़कर एक, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, लेकिन कोई डेमो नहीं देता। सब डरते हैं, सोचते हैं डेमो दे देंगे तो बच्चा भाग जाएगा। मैं कहता हूँ डेमो दो, बच्चा भाग जाए चलेगा, समय नहीं नुकसान होना चाहिए। आप मुझसे क्यों जुड़ेंगे? मैं सोचता हूँ कि यार कोई बच्चा मुझसे जुड़े ना तो सीखे, कहीं ऐसा ना हो जाए उसका समय बर्बाद हो जाए और कुछ सीख ना पाए। तो मैं डेमो देता हूं इसलिए कि आप पहले ये संतुष्ट हो जाए कि नहीं, मैंने एक अच्छी क्लास ज्वाइन की है और यहां से मेरी तैयारी अच्छी हो सकती है। संतुष्टि मायने रखती है। जो आप YouTube पे देख रहे हैं तो बस चल रहा है क्लास, ठीक है। इसका कई गुना ज्यादा मेहनत दोस्तों मैं पेड क्लास में करता हूं। आप एक बार आ जाओ, आपको खुद लगेगा कि नितिन सर सच कह रहे हैं या झूठ, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई समस्या है कॉल कीजिए। किसी वजह से कॉल नहीं उठ पा रहा है, परेशान नहीं होना है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज दीजिए, सर हमारी ये समस्या है, रिवर्ट आपको मिलेगा, समाधान आपको मिलेगा, ठीक है। कभी भी याद रखिए, अगर आपने कुछ परचेज भी कर लिया, नहीं एक्सेस कर पा रहे, कोई समस्या हो रही है, मैसेज दीजिए सिर्फ, ठीक है। कॉल पे भी निर्भर मत रहिए। मैसेज देने से क्या होता है, रिटन में आपने दे दिया, उसको हमको समाधान करना पड़ेगा। वो हमारे पास आएगा तो टीम के पास जाएगा तो कोई ना कोई उस इशू को समाधान करेगा ही करेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक मौका दीजिए और हमारे साथ जुड़िए और तैयारी बहुत अच्छी होगी, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।